सुप्रभात छात्रों। हम प्रगीत के जो प्रकार है या प्रकृति के भेद है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसका पहला जो प्रकार है प्रगीत का वह है प्रेम गीत। प्रेम गीत के बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। तो दूसरा जो भेद है प्रगीत का वह है व्यंग गीत। जिसे तो कवि या गीतकार अपनी खुली आंखों से समाज को देखता है। जैसे व्यंग्य साहित्य आधुनिक काल में काफी लिखा गया है, लेकिन व्यंग्य गीत जो है उपहास यानी यह गीतकार जो है समाज में जो विकृतियां है तो यह समाज है उसे खुली आंखों से देखता है और वह समाज की खटकने वाली बात पर विसंगति पर मीठी चुटकी लेता है। यानी मीठी चुटकी यानी समझने वाला उस पर सोचने लगता है, लेकिन न समझने वाला उसको उस बात को सुनकर हंसता रहता है, अर्थात व्यंग्य के माध्यम से प्रहार करता है। इसमें उसकी भावना समाज सुधारक की होती है। कवि की जो भावना होती है वह समाज सुधारक की होती है। व्यंग्य गीत को अंग्रेजी में अलग शब्द है उसके लिए। व्यंग गीत के उदाहरण के रूप में महाकवि निराला के कुकुरमुत्ता कविता को ले सकते हैं। यानी आधुनिक काल यानी छायावादी कवि जो है निराला, तो उन्होंने कुकुरमुत्ता जो कविता लिखी यानी लंबी कविता है वह अंग्रेजों को उद्देश्य कर लिखी है, लेकिन एक छोटा सा कुकुरमुत्ता यानी कुकुरमुत्ता यानी क्या है, जैसे हम बारिश के मौसम में देखते हैं कई इधर उधर छाते के तरह यानी छोटा छोटा यानी पौधा आ जाता है तो उसे कुकुरमुत्ता कहता है। उसे उगने के लिए कई बीज नहीं लगता, कोई उसे उपजाता नहीं, उसे कोई पानी नहीं देता, कोई खाद नहीं देता। लेकिन जब अपने बगीचे में हम कोई गुलाब का पौधा लगाते हैं, दूसरा कोई पौधा लगाते हैं, तो उसे सिंचना पड़ता है, जल देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है। लेकिन कुकुरमुत्ते को कोई खाद देना नहीं, पानी नहीं देना पड़ता है, वो स्वयं उपजता है। तो वो कुकुरमुत्ता जो है वो गुलाब को कहता है, अबे गुलाब तुम क्या है, तुम तो यहाँ के नहीं है, तुम्हें यहाँ लाया गया है। तो यह उपहास के रूप में अंग्रेजों को उद्देश्य कर उन्होंने यह कुकुरमुत्ता कविता लिखी है। पूंजीपतियों द्वारा समाज का शोषण कैसे किया जाता है यह भी बात दिखलाई है। तो यह पूंजीपति ही है अंग्रेजी। तो यह गुलाब का प्रतीक जो है गुलाब है वह यानी पूंजीपति है, और कुकुरमुत्ता जो है यहाँ का समाज है, यह उन्होंने दिखाने का प्रयत्न किया है। पूंजीपतियों के शोषण की वृत्ति पर व्यंग किया। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी परशुराम संवाद में अपनी व्यंग्य शक्ति का परिचय दिया है। उसी तरह नागार्जुन के प्रेत का प्रयाण तथा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश में व्यंग्य दिखाई देता है। नागार्जुन ने प्रेत का बयान, अब प्रेत तो मर चुका है, वह आदमी मर चुका है, उसका शरीर सिर पर रह गया है, वह क्या बयान देगा। लेकिन उन्होंने व्यंग के माध्यम से यह कविता जो है, आज जैसे हम कोरोना महामारी में चल रहे हैं तो इसमें यह कविता वास्तविक लगती है। यानी कई लोगों का अंत होता है, 2-2, 3-3 दिन तक उसका बिल चलता रहता है, बाद में कहते हैं कि वह आज ही मरा हुआ है, लेकिन सर्टिफिकेट पर डेट अलग होती है, वास्तव में उसका खर्चा अलग होता है। तो यह प्रेत का बयान यह उन्होंने उसी समय नागार्जुन ने कविता लिखी और वास्तव उसी समय का समाज जो है उस पर तीखा प्रहार करने का प्रयत्न कर दिया है। तीसरा जो प्रकार है वह है शोक गीत। शोक गीत हिंदी में इसका सूत्रपात अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। यानी शोक गीत जो है वो शोक गीत इसका सूत्रपात जो है अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से हुआ। शोक गीत में करुण रस की प्रधानता होती है। शोक गीत क्या है, करुण रस का प्रतीक माना जाता है या करुण रस की प्रमुखता उसमें दिखाई देती है। इसी प्रधानता को देखकर
कुछ विद्वान उसे करुण गीत भी कहते हैं, यानी शोक गीत को करुण गीत भी कहा जाता है। शोक गीत के विषय में वैयक्तिक प्रेम, विरह, निराशा, मानसिक क्षोभ, द्वेष, जाति का विनाश आदि हो सकता है। अपने किसी आत्मीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या किसी महान नेता की मृत्यु हो जाने पर शोक विवल होकर जो कविता लिखी जाती है उसे शोक गीत कहते हैं। शोक गीत में कृत्रिमता नहीं होती। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि नेताओं के स्मृति में लिखे गए गीत शोक गीत के अंतर्गत आते हैं। शोक गीत के उदाहरण के रूप में महाप्राण निराला का सरोज स्मृति जो है कविता को लिया जा सकता है। महाप्राण निराला की एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी कविता शोक गीत का अनूठा उदाहरण है। निराला जी ने यानी व्यंग्य गीत भी लिखा और उसका हिंदी साहित्य का पहला शोक गीत यानी महाप्राण निराला का सरोज स्मृति माना जाता है। उनकी एकमात्र पुत्री का देहांत हो जाना और उसी समय तो आज जैसे मोबाइल वगैरह उपलब्ध नहीं थे, खत के द्वारा ही संदेश मिल जाता था। और ये निराला जो है वह साहित्य यात्रा करते थे, इधर उधर घूमते थे और कभी जी चाहा तब घर वापस आते थे। तो इसी कारण उनकी पत्नी का देहांत तो पहले ही हो चुका था, लेकिन ये घूमते हैं, लड़की का विवाह कर देते हैं। इसके बाद वे साहित्य यात्रा के लिए निकल जाते हैं और लड़की का अंत हो जाता है। यह बात उनके दामाद उन्हें खत के द्वारा संदेश दे देते हैं। जब वे वापस आ जाते हैं तब अपना मकान खोल देते हैं और उसी समय उन्हें मकान के अंदर एक खत मिलता है, उसको खोलते हैं और उसी समय उन्हें बात पता चलती है कि उनकी एकमात्र पुत्री का अंत हो चुका है। उसी समय वे कहते हैं, तेरा यह अभागी पिता तेरे हित का कुछ नहीं कर सका। ऐसे कहकर फिर जैसे अंदर आए थे वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं। फिर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वे वापस अपने घर नहीं गए हैं। तो उन्होंने सरोज स्मृति नामक एक शोक गीत लिखा। वह हिंदी साहित्य का यानी अनूठा उदाहरण माना जाता है। अगला जो प्रकार है आख्यायिका गीत। आख्यायिका गीत में किसी वीर योद्धा की वीरता का गुणगान होता है, जैसे मराठी में उसे पोवाड़ा कहते हैं। तो यानी शिवाजी महाराज का पोवाड़ा, शाहू महाराज का तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यानी ये होते हैं। किसी शूर वीर का गुणगान उसमें किया जाता है। इसे वीर गीत नाम से भी पहचाना जाता है। इसके वर्णन में प्रवाहमयता होती है, गति को स्वच्छंदता होती है। इस प्रकार के गीतों में कथा और संगीत का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, कथा थोड़ी सी उसकी कथा बताई जाती है और उसके बाद उसको संगीत में लयबद्ध किया जाता है। तो इसी कारण गद्य और पद्य दोनों उसमें मिश्रित होते हैं। आख्यान गीतों की भाषा प्रसाद और ओज गुणों से पूर्ण होती है। ओज गुण यानी जैसे यानी सुनने वाले के शरीर पर रोंगटे खड़े होने चाहिए, ये ओज गुण की यानी प्रमुखता मानी जाती है। आख्यान गीत में साहित्यिकता, नाट्यमयता, स्वाभाविक होती है। इस गीत को सुनने के बाद पाठकों में भी उत्साह का संचार होता है। आख्यान गीत के उदाहरण के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी जो कविता है उसे हम देखते हैं। तो यानी एक नारी ने यह आख्यान गीत के रूप में यह झांसी की रानी कविता लिखी है, उसकी वीरता का प्रतीक उसमें हमें दिखाई देता है। तो अगला जो है वो संबोधन गीत। संबोधन गीत में गीतकार या कवि किसी को संबोधित करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, किसी को संबोधित करता है।
इसकी शैली उदात्त होती है। प्राचीन काल में भी किसी दूत, दूती अथवा पक्षी को संबोधित करके लिखे गए गीत लिखे जाते थे। कालिदास के मेघदूत में यक्ष मेघ को संबोधित करके अपनी अवस्था का वर्णन करता है, यानी यह किसी को संबोधित, चाहे वह काले बादल हो, बारिश हो, प्रकृति हो, हवा हो, किसी न किसी को यानी संबोधित करके उसके माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो कालिदास ने जो मेघदूत लिखा है, मेघदूत ने यक्ष ने मेघ के द्वारा यानी या मेघ को संबोधित करके अपनी अवस्था का या अपनी व्यथा का वर्णन कर दिया है। निराला की यमुना की प्रति कविता भी इसी प्रकार के अंतर्गत आती है। तो यानी प्राचीन काल से यह साहित्य उपलब्ध है और उसके आज तक हम आते आते उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया है, लेकिन वह संबोधन गीत यह होते हैं। प्रयाण गीत, जब कोई सेना युद्ध के लिए निकलती है तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उसे प्रयाण गीत कहते हैं। इस प्रकार के गीतों में एक लय होती है, अंत स्फूर्ति होती है, जैसे इसे अंग्रेजी में मार्चिंग सॉन्ग कहते हैं। जयशंकर प्रसाद का हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती नामक प्रयाण गीत है। यानी जैसे यह प्रयाण गीत युद्ध के समय होता है, जैसे ललकारते हैं, जैसे यानी कोई हमें काम करना है तो भी हम तो या कोई मोर्चा निकलता है तो या ये प्रयाण गीत यानी सिर्फ सैनिकों के लिए ही माना जाता है। तो वे एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए शत्रु पक्ष का विनाश करने के लिए निकल जाते हैं, तो उसे यानी युद्ध के लिए निकलती है, उसका यानी ये उत्साह बढ़ाने के लिए उसे यह प्रयाण गीत का गाया जाता है। इस प्रकार एक लेयता होती है, एक गेयता होती है और उसे अंग्रेजी में मार्चिंग सॉन्ग कहा जाता है। तो यानी जयशंकर प्रसाद जी ने यानी ये कविता लिखी है, हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उसी समय का प्रयाण गीत माना जाता है। राष्ट्रगीत, हर एक राष्ट्र को एक राष्ट्र गीत होता है। राष्ट्र गीत के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। तो ऐसे ही ने राष्ट्र गीत जो है, आजकल राष्ट्र गीतों की रचना हो रही है। इस प्रकार के गीतों में राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना प्रकट की जाती है। यह राष्ट्र गीत है, राज्य गीत है। तो हर एक सभी राज्य को अपना अपना एक राज्य गीत होता है और सभी राज्यों का मिलकर एक राष्ट्र गीत होता है। सभी उसमें बंधे हुए होते हैं। तो यानी उसमें उस राष्ट्र गीत में यानी सम्मान की भावना होती है। इन गीतों में सांस्कृतिक गरिमा का वर्णन होता है। ये जो गीत होते हैं इसमें संस्कृति का यानी वर्णन होता है। इस प्रकार के गीतों के माध्यम से राष्ट्र का गौरव गान किया जाता है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्र गीतों से लोगों के बीच में चेतना जागृत की जाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने अरुण यह मधुमय देश हमारा नामक राष्ट्रीय गीत लिखा है। इस गीत में प्रसाद जी ने भारत की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सुषमा का वर्णन किया है। इसी तरह पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी, मैथिली शरण गुप्त, निराला आदि ने भी गीत लिखे हैं। यानी हर एक राष्ट्र का अपना अपना राष्ट्र गीत होता है, राज्य गीत होता है राज्यों को। यानी जैसे हम अपने देश का ही राष्ट्रगीत देखें तो पूरे हिंदुस्तान को उसमें समेटा है। सभी नदियां है, पहाड़ है, संस्कृति है। तो यानी पूर्व से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक की प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका वर्णन कर दिया है। न समुद्र को छोड़ा है, न नदियों को छोड़ा है। जो विस्तृत नदियां है उसका यानी वर्णन उसमें हो चुका है, भाषाओं का वर्णन है। उसे हम सुनते हैं
तो कई क्षण के लिए क्यों न हो हम देश के, अपने राष्ट्र के बन जाते हैं। तो राष्ट्रगीत में यानी काफी शक्ति होती है, तो उसको हम ठुकराने की यानी कभी भी कामना नहीं करते हैं। तो यानी राष्ट्रगीत जो है, हर एक राष्ट्र को अपना एक राष्ट्रगीत होना अनिवार्य होता है। तो ऐसे यानी आज हम यानी यहाँ तक आए राष्ट्रगीत तक। अगले जो उसके प्रकार है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही ठहरेंगे। धन्यवाद।